हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 9 विज्ञान का 11वां अध्याय वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो इसके प्रश्नोत्तर पढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है, जैसे चित्र में दिख रहा है। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है। इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, मतलब 8 मीटर तो विस्थापन है, 7 मीटर बल है। हम यहाँ पर कार्य निकालने के लिए कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, मतलब W बराबर F गुणा S। यहाँ पर F का मान है 7 न्यूटन, S का मान 8 मीटर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, W बराबर F का मान 7 रखेंगे और S का मान 8 रखेंगे, तो यहाँ पर 8 7 56 न्यूटन मीटर, या फिर न्यूटन मीटर को जूल भी बोलते हैं। यहाँ पर किया गया कार्य निकल कर आएगा 56 जूल। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ऐसा प्रश्न आपसे एक पूछा जाएगा परीक्षा में। अगले प्रश्न की बात करेंगे। हम कब कहते हैं कि किया गया कार्य है ना, मतलब कार्य हुआ है। तो इसका उत्तर विज्ञान के दृष्टिकोण से हम तब कहते हैं कि कार्य किया गया जब वस्तु पर बल लगाने से उसमें विस्थापन उत्पन्न हो। मतलब वस्तु पर बल लगाने से वह वस्तु आगे की ओर सरक जाए, तब हम कार्य कहते हैं। अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। तो अभी जो हमने पहला प्रश्न किया था वही इसका व्यंजक है, बल गुणा विस्थापन। मतलब कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, तो इसका व्यंजक W बराबर F इंटू S निकल कर आता है। अगला प्रश्न, 1 जूल को परिभाषित कीजिए। 1 न्यूटन मीटर को 1 जूल कहते हैं। मतलब 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। ठीक है, मतलब कोई बल है F जो किसी वस्तु को यहाँ से और यहाँ तक विस्थापित कर दे, और इनके बीच की दूरी यदि 1 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पर इस वस्तु पर जो लगने वाला बल 1 न्यूटन है, तो इसके द्वारा जो कार्य होगा वो 1 जूल के बराबर होगा। ठीक है। अगला चौथा प्रश्न, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई दे रखी है S बराबर 15 मीटर, F बराबर 140 न्यूटन। ठीक है, आपको कार्य निकालना है तो कार्य का सूत्र आपके पास में W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, मतलब F गुणा S। 140 को हम 15 से गुणा करेंगे तो ये 2100 न्यूटन मीटर या फिर 2100 जूल निकल कर आता है। बहुत सिंपल प्रश्न है। एक प्रश्न आपसे इस तरह का पूछा जाएगा परीक्षा में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो देखो, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है वो उसकी गति ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। मतलब 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर m द्रव्यमान है और v वस्तु का वेग है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के व्यंजक लिखो। तो ये प्रश्न दोबारा से वही आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि इसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यदि इसके वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर हमारे पास में v का मान 5 मीटर पर सेकंड है। यदि इसको हम 10 मीटर पर सेकंड कर दें या फिर 15 मीटर पर सेकंड कर दें, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो पहली बात तो देखो, यहाँ पर हमारे पास में गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है E के बराबर 1/2 mv² होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका मान हमारे पास में 25 जूल है। 1/2 m का मान हमको निकालना है, m को m ही रहने देते हैं, और v का मान है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, 25 को इस 25 से काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1/2 m बराबर 1,
इस 2 को इधर लाएंगे तो यहाँ पर m बराबर होगा 1, मतलब m बराबर 2, 1 नहीं 2 होगा, 2 इधर जाकर गुणा हो जाएगा। m का मान यदि 2 आ जाता है तो इसकी सहायता से अब यहाँ पर हम ई के का मान कई बार निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे। हमारे पास में कंडीशन क्या होगी ई के निकालने के लिए? हमारे पास में पहली कंडीशन तो ये होगी ई के बराबर 1/2, हमारे पास में m का मान 2 आया और यहाँ पर हमारे पास में जो ऊर्जा है वो 5 की वो गति है, मतलब वेग है, वो 5 की जगह 10 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 2 से 2 कट गया तो ई के निकल के आएगा पहली कंडीशन में 100 जूल, ये न्यूटन मीटर। ये तो पहली कंडीशन में हो गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन में हम यहाँ पर कर देंगे, 1 मिनट अभी करते हैं इसको। दूसरी कंडीशन में ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरी कंडीशन में हम 3 गुणा कर देंगे वेग को, मतलब 5 अभी है, 3 गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर। हल करने पर 0, ये 2 से 2 कट जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225, मतलब 225 जूल। ये हमारा दूसरी कंडीशन में निकल कर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। गतिज ऊर्जा के सूत्र आपको याद होना चाहिए, बहुत सिंपल सूत्र होता है, ठीक है। ये इसी तरह से कर रखा है, देखो, ठीक है। ये एक बार 100 आया था, एक बार 225 जूल आया था। अगला प्रश्न, शक्ति क्या है? ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी, आपकी छोटी क्लासों में पूछ जाता है, 9वीं क्लास में भी। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति मतलब कार्य बटे समय, P बराबर W/T, ये इसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न, 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है 1 वाट उस अभिकर्ता मतलब एजेंट की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है। दूसरे शब्दों में यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल प्रति सेकंड हो तो यह शक्ति 1 वाट होगी, मतलब 1 वाट बराबर 1 जूल बटे सेकंड, ठीक है। अगला प्रश्न तीसरा, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 मिनट में व्यय करता है, ठीक है, मतलब 10 सेकंड में व्यय करता है। इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति बराबर व्यय की गई ऊर्जा बटे लिया गया समय। यहाँ पर हमारे व्यय की गई ऊर्जा कितनी है? यहाँ पर हमारे पास में व्यय की गई ऊर्जा 1000 जूल है और टाइम हमारे पास में t बराबर 10 सेकेंड है। तो p बराबर W/T होगा, 1000/10 मतलब 100 जूल पर सेकेंड। हमारे पास में जो शक्ति होगी वो 100 वाट होगी, ठीक है। चौथा प्रश्न, औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है, औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल किए गए समय से विभाजित करके प्राप्त करते हैं। तो औसत शक्ति बराबर कुल की गई ऊर्जा बटे लिया गया कुल समय। अगला प्रश्न, बड़े प्रश्न है। अब निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए। अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं। तो देखिए, पहला, सुमा एक तालाब में तैर रही है। तालाब में तैर रही है मतलब पानी के ऊपर बल लगा रही है और आगे की ओर खिसक रही है, इसका मतलब इसमें कार्य हो रहा है। दूसरा, एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझ उठा रखा है। देखो, बोझ उठा रखा है और आगे की ओर चल रहा है, तब तो कार्य हो रहा है। अगर वो उठा के खड़ा ही है तो फिर कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है। तीसरा, एक पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही है, मतलब पानी को नीचे से ऊपर उठा रही है, यहाँ पर विस्थापन हो रहा है, इसका मतलब कार्य हो रहा है। चौथा, एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, मतलब यहाँ पर भी कार्य हो रहा है। वो किस प्रकार से कार्य हो रहा है? यहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। ऊर्जा का स्थानांतरण भी एक तरह से कार्य को दर्शाता है। एक ट्रेन इंजन को खींच रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कार्य हो रहा है। अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं, यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है। सातवां देखें, एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है, मतलब आगे की ओर सरक रही है, तो यहाँ पर भी कार्य हो रहा है, ठीक है। तो आप इनको इस तरह से समझ सकते हैं कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। जहाँ पर विस्थापन होता है वहाँ पर कार्य होता है। अगला प्रश्न, एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है। यह एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। पिंड के पथ के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो देखें, यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर विस्थापन निकालेंगे, ठीक है। चूंकि पिंड के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है, अर्थात पिंड का विस्थापन क्षैतिज दिशा में हो रहा है, इसलिए नेट विस्थापन गुरुत्वीय बल की दिशा में ऊर्ध्वाधर नीचे नहीं हो रहा है,
ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, अतः गुरुत्वीय बल के कारण कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि गुरुत्वीय बल की दिशा और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात कार्य बराबर 0 इंटू जूल, विस्थापन यहाँ पर 0 होगा, 0 जूल होगा। ठीक है, इस तरह से। अगला प्रश्न तीसरा, एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रिया में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों को वर्णन कीजिए। देखो, बैटरी में जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ऊर्जा रूपांतरण होता है। चौथा प्रश्न, 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल उसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर देता है, बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो देखें यहाँ पर m बराबर दे रखा है 20 kg, प्रारंभिक वेग हमारे पास में 5 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग 2 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पर मंदन है, तो यहाँ पर किया गया कार्य निकालेंगे, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, मतलब W बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², मतलब W बराबर 1/2 m, v का मान है 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब 10 गुणा 4 माइनस 25, मतलब माइनस 210 जूल। मतलब यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह दिखाता है कि वस्तु के वेग में कमी हो रही है, अर्थात गतिज ऊर्जा में कमी हो रही है। ठीक है, पांचवा प्रश्न, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर ए बिंदु पर रखा है, इसे बी बिंदु तक लाया जाता है। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है तो पिंड पर गुरुत्व बल कार्य कितना कार्य होगा, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एक बिंदु ए है और उसे सरकाकर बी बिंदु तक ले जाया गया है। ठीक है, और गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर दिशा में लगता है, यहाँ पर जो बल के कारण जो विस्थापन हो रहा है वो क्षैतिज दिशा में हो रहा है, तो गुरुत्व के कारण यहाँ पर क्या होगा, विस्थापन शून्य होगा, इसकी वजह से यहाँ पर होने वाला जो कार्य है वो भी शून्य ही होगा। छठा प्रश्न, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। देखिए, किसी बिंदु पर गतिज ऊर्जा में जितनी स्थितिज ऊर्जा में इतनी कमी होती है, गतिज ऊर्जा में इतनी वृद्धि होती है, इसकी ऊंचाई h पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरती है उसके वेग में वृद्धि होती जाती है, और इस तरह से स्थितिज ऊर्जा में कमी और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब वस्तु पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला होता है तब इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम h बराबर 0 हो जाती है। अतः ऊर्जा नष्ट नहीं होती बल्कि परिवर्तित होती है, और प्रत्येक बिंदु पर ke प्लस पी, मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का योग हमेशा निश्चित ही रहता है, अचर रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार से। सातवां प्रश्न, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं? तो उत्तर, जब साइकिल सवार बल लगाता है और पैडल घुमाता है तो इस प्रकार वह यांत्रिक कार्य कर रहा है, जिसके फलस्वरूप साइकिल के पहिए गति करने लगते हैं और यांत्रिक कार्य गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। इस गतिज ऊर्जा का कुछ भाग सड़क के द्वारा साइकिल के टायरों पर कार्यरत घर्षण बल का सामना करने में भी व्यय होता है। घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, आठवां प्रश्न, जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं और उसे हिलाने में असफल हो जाते हैं तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो इसका उत्तर है हाँ जी, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, लेकिन चट्टान में विस्थापन नहीं होने के कारण कार्य शून्य होता है। हमारे द्वारा व्यय की गई ऊर्जा के कारण चट्टान में थोड़ा विरूपण होता है या ऊर्जा उसे विरूपित करने का प्रयास करते हैं, जिससे व्यक्ति थकान महसूस करता है, अतः उसमें ऊर्जा में पसीने में रूपांतरित हो जाती है। नवा प्रश्न, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिटें व्यय हुई हैं, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो एक महीने में व्यय की गई कुल ऊर्जा 250 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट हावर, मतलब 3.6 गुणा 10⁶ जूल। 250 को इससे गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 9 गुणा 10⁸ जूल। अतः घर में एक महीने में व्यय हुई ऊर्जा 9 गुणा 10⁸ जूल थी। ठीक है, 10वां प्रश्न, 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसी स्थिति ऊर्जा कितनी है? यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए, जब पिंड आधे रास्ते पर है, उस समय इसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जी का मान आपको 10 मीटर पर सेकंड लेना है। देखिए, पिंड का द्रव्यमान m बराबर 40 kg है, h बराबर 5 मीटर, g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड,
स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा EP निकालनी है। EP बराबर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला था mgh, मतलब अब इसमें सारे मान रखेंगे 40 × 10 × 5, तो ये हो जाएगा 2000 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास में 2000 जूल, स्थितिज ऊर्जा 2000 जूल होगी, ठीक है। इस तरह से आगे, जब यह पिंड ठीक आधे रास्ते में हो तो H बराबर क्या हो जाएगा 5/2, तो मतलब 2.5 मीटर। U बराबर उस टाइम पे 0 होगा, तो V² - U² बराबर 2GH होता है, ठीक है। ये हमारा गतिक समीकरण है। इसमें हम सारे मान रखेंगे। V² - 0² बराबर 2 × 10 × 2.5, तो V² बराबर 50 निकल के आएगा। अब इसको हम गतिज ऊर्जा के सूत्र में रखेंगे 1/2 mv² में, तो 1/2 m का मान 40 है और V² का मान 50 है, गुणा करने पर निकल के आएगा 1000 जूल, ठीक है। मतलब आधी ऊंचाई हो तो सीधे यहाँ पर अपने आप ही ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। अगला प्रश्न 11वां, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? अपने उत्तर को तर्क संगत बनाइए। तो इसका उत्तर है, पृथ्वी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि उपग्रह पर कार्यरत गुरुत्व बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो देखो इस तरह से 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो यहाँ पर एक बल लगेगा अभिकेंद्रीय बल जो इसे अंदर की ओर खींचेगा, और गति के कारण एक बल बाहर की ओर लगेगा। तो बाहर की ओर और अंदर की ओर जो बल लगेगा वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, संतुलित कर देंगे। संतुलित करने की वजह से ना तो वस्तु में विस्थापन, ना तो जो उपग्रह उसमें विस्थापन बाहर की ओर होगा ना अंदर की ओर होगा, जिसके कारण विस्थापन S का मान 0 होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास में सारा मान क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, मतलब कोई कार्य नहीं होगा। 12वां प्रश्न, किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में उसका विस्थापन हो सकता है? सोचिए, इस प्रश्न के बारे में अपने मित्रों और अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। उत्तर, हाँ, बल की अनुपस्थिति में भी विस्थापन हो सकता है। यदि बाह्य बल अनुपस्थित है तब न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार जब वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, जब वस्तु एक समान गति से एक सीधी रेखा में गतिशील हो तो गतिशील ही रहेगी। अतः स्थिति सेकंड में बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी विस्थापन संभव है, ठीक है। जैसे धक्का देकर किसी चीज़ को छोड़ दिया जाए, है ना, जैसे हम बॉल फेंकते हैं तो बॉल हमने कार्य तो फेंकने के दौरान किया, लेकिन वो बॉल आगे तक जाती है तो उस टाइम पे भी कार्य होता है, ठीक है। अगला प्रश्न 13वां, कोई मनुष्य भूसे के एक गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रखता है और थक जाता है, क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं? अपने उत्तर को तर्क संगत बनाइए। उत्तर, नहीं, उसने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि कार्य करने के लिए विस्थापन 0 है, क्योंकि वह एक ही स्थान पर है, इसलिए विस्थापन 0। और उसके पेशीय थकान का कारण उसका पेशी में खिंचाव मतलब स्ट्रेच आता है, तथा रक्त का विकृत पेशी की और अधिक तेज गति से चलती है। इस प्रकार से आंतरिक जो शारीरिक ऊर्जा है उसमें परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से आंतरिक ऊर्जा व्यय होती है, खर्च होती है। 14वां प्रश्न, एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वाट है, 10 घंटे में कितनी ऊर्जा व्यय करेगा? तो इसको चेक करने के लिए P बराबर 1500 W वाट और 1500 में 1000 का भाग देंगे तो 1 किलोवाट में निकल के आ जाएगा, मतलब 1.5 किलोवाट। समय हमारे पास में है 10 घंटे, ठीक है। उपभोग की गई ऊर्जा शक्ति इंटू लिया गया समय, तो 1.5 को हम गुणा कर देंगे 10 घंटे से, मतलब हमारे पास में हो जाएगा 15 यूनिट। अतः 10 घंटे में उपयोग की गई कुल ऊर्जा 15 यूनिट या 15 किलोवाट घंटा होगी। 15वां प्रश्न, जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक ओर ले जाकर छोड़ते हैं तो यह दोलन करने लगता है। इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए। गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन है? ठीक है, तो ये सरल लोलक है। तो प्रारंभ में सरल लोलक विस्थापन विराम अवस्था में होता है। इस स्थिति में लोलक की स्थिति A होती है, यह मध्य स्थिति कहलाती है। जब इसे स्थिति B तक धकेला जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है तब निम्न स्थितियाँ होती हैं। पहली, जब लोलक का गोलक स्थिति B पर होता है उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे ही गोलक स्थिति B से स्थिति A तक गति करता है, आरंभ करता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। तीसरा, जब गोलक मध्य स्थिति A पर पहुंचता है उसमें केवल गतिज ऊर्जा होती है। और चौथा, ठीक इसके विपरीत, जैसे ही गोलक स्थिति A से स्थिति C की ओर जाता है उसकी गतिज ऊर्जा घटने लगती है परंतु उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। पांचवा, चरम स्थिति C पर पहुंचकर गोलक अत्यंत कम समय के लिए रुकता है, इसलिए स्थिति C पर गोलक में केवल
स्थितिज ऊर्जा होती है। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि चरम स्थिति बी और सी पर लोलक के गोलक की कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में ही होती है, जबकि मध्य स्थिति ए पर लोलक के गोलक की संपूर्ण ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। अन्य सभी माध्यमिक स्थितियों पर सरल लोलक के गोलक की ऊर्जा आंशिक रूप से स्थितिज ऊर्जा और आंशिक रूप से गतिज ऊर्जा होती है, परंतु किसी भी समय पर दोलन करते हुए गोलक की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इन दोनों का मान अचर रहता है। अंततः घर्षण बल और वायु के प्रतिरोध के कारण सरल लोलक का गोलक विरामावस्था में आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु के प्रतिरोध का सामना करने में ऊर्जा व्यय होती है तथा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। स्पष्ट है इसी स्थिति में भी ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं होता। 16वां प्रश्न, m द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग दे रखा है यहाँ पर ना, जो भी है से गतिशील है, v मान लेते हैं इसको। पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि यह विरामावस्था में आ जाए? यहाँ पर देखो द्रव्यमान m, पिंड का नियत वेग v, पिंड की गतिज ऊर्जा k बराबर E के बराबर 1/2 mv²। स्पष्ट है पिंड को विरामावस्था में लाने के लिए गतिज ऊर्जा 1/2 mv² से कम होनी चाहिए। ठीक है, पिंड को विरामावस्था में लाने के लिए किया गया कार्य W बराबर -E बराबर -1/2 mv², मतलब इसके बराबर होगी माइनस ऋणात्मक दिशा में। 17वां प्रश्न, 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है रोकने के लिए कितना कार्य का परिकलन कीजिए। देखिए कार का द्रव्यमान 1500 kg, कार का प्रारंभिक वेग u बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 1000/3600 का भाग देंगे तो ये अपने आप ही 50/3 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा। अंतिम वेग 0 होगा। कार को विरामावस्था में लाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्य निकालेंगे। कार्य बराबर क्या होगा, ऊर्जा के बराबर होगा, मतलब 1/2 m कैपिटल V² माइनस u², मतलब ये ऊर्जा में ये गति में परिवर्तन है। अब गति में परिवर्तन निकालेंगे तो 1/2 1500 इंटू 0² माइनस 50/3 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर इनको हल करने पर 1500 में 2 को भाग देंगे तो 750 और माइनस 50 का वर्ग 2500 और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो -2500/9। तो यहाँ पर जो ऊर्जा खर्च होगी वो होगी -2,08,333.3 जूल। ये कार को रोकने के लिए इतनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, मतलब ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि प्राप्त नहीं होगी, ये ऋणात्मक होगी। अगला प्रश्न 18वां, निम्न में से प्रत्येक स्थिति में m द्रव्यमान के पिंड पर एक बल F लग रहा है। विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो एक लंबे तीर से प्रदर्शित की गई है। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि किया गया कार्य ऋणात्मक है या धनात्मक या फिर शून्य है। ठीक है, तो देखिए पहली स्थिति में बल शून्य है क्योंकि बल की दिशा तथा विस्थापन की दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण है, अर्थात एक दूसरे के लंबवत हैं। दूसरा धनात्मक है, दूसरी जो बी स्थिति है इसमें कार्य धनात्मक होगा क्योंकि विस्थापन और बल की दिशा एक ही है। और तीसरे में जो बल की दिशा पीछे की ओर है और विस्थापन दिशा आगे की ओर है, इसका मतलब जो कार्य होगा वो विपरीत दिशा में होगा। 19वां प्रश्न, सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कोई बल कार्य कर रहे हों। क्या आप इससे सहमत हैं? बताइए क्यों। तो इसका उत्तर है हाँ, हम सोनी के इस कथन से सहमत है। यदि किसी वस्तु पर अनेक बल कार्य कर रहे हो, उनका परिणामी बल अर्थात नेट बल शून्य हो तो वस्तु का त्वरण शून्य होगा, मतलब F बराबर m में यहाँ पर F 0 कब होगा, जब त्वरण 0 होगा। इसका मतलब m शून्य नहीं हो सकता। 20वां प्रश्न, 4 युक्तियाँ जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है, इसके द्वारा व्यय की गई कुल ऊर्जा 500 वाट, मतलब किलोवाट में परिवर्तित कीजिए। एक युक्ति की शक्ति है 500 वाट, अगर हम इसको किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 भाग देंगे तो मतलब आधा किलोवाट हो जाएगा। लिया गया समय 10 घंटे। तो एक युक्ति द्वारा व्यय की गई कुल ऊर्जा E बराबर शक्ति इंटू लिया गया समय, मतलब E बराबर P इंटू T, मतलब 0.5 गुणा 10 करेंगे तो 5 किलोवाट। 4 युक्तियों द्वारा व्यय की गई कुल ऊर्जा 5 गुणा 4 करेंगे तो 20 किलोवाट। हमारा 21वां प्रश्न है, शायद ये लास्ट प्रश्न है। मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंततः धरती तक पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? इसका उत्तर है मुक्त रूप से गिरता पिंड अंततः धरती पर पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा निम्न ऊर्जा में बदल जाती है। पहला, कुछ गतिज ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में,
कुछ गतिज ऊर्जा घर्षण के विरुद्ध कार्य करने के कारण ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। और तीसरा, कुछ गतिज ऊर्जा उसके विन्यास के परिवर्तन लाकर स्थिर ऊर्जा में परिवर्तित करने में व्यय हो जाती है। तो इस प्रकार से एक मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा 3 रूपों में परिवर्तित होती है। इस प्रश्न के साथ ही हमारे इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। आपको किसी प्रश्न में दिक्कत आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।